सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आइए पढ़ते हैं कुछ नया और बढ़िया सा, क्योंकि जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी आपके सिलेक्शन में जो सहायता करेगा वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि फालतू हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइनमैन की तैयारी, एसए सुपरिटेंडेंट आपका, जीएसओ, ग्रिड सबस्टेशन ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, डब्ल्यूपीओ, सभी के लिए। देखो, आज मैं थोड़ा सा लेक्चर को थोड़ा छोटा करने के लिए चार बातें लिख के बताऊंगा आपको। यानी हम जैसे ही देखते हैं तो हमने शुरुआत में नहीं बताया होगा जनरेटर के बारे में। जनरेटर के अंदर हमें अगर ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी हो तो हमें किसका नियम पता होना चाहिए? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यानी अगर मोटर के अंदर करनी हो तो हमें बाएं हाथ का चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम जनरेटर के करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दाएं हाथ का नियम। ठीक है ना। यानी दाएं हाथ के नियम से हमें क्या ज्ञात कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये होती है, तो दाएं हाथ के नियम से हमें क्या पता चलता है? भी दाएं हाथ का नियम जो है वो बताता है ईएमएफ की दिशा या करंट की दिशा। जैसे इस जनरेटर को आप घुमाते हो तो आर्मेचर में क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किसके काटने से होता है? फ्लक्स के काटने से होता है। तो आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स, आर्मेचर ने जो फ्लक्स काटा था वो फ्लक्स किस दिशा में है? यानी उस विद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा क्या है? और आप जनरेटर को किस दिशा में या आर्मेचर को किस दिशा में घुमा रहे हो, वो दिशा आपको पता होनी चाहिए दाएं हाथ का नियम लगाने से पहले। तो ध्यान रहे, आपसे पूछा जाएगा भी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए होता है? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जनरेटर के अंदर क्या है? जनरेटर या जनरेटर, डीसी जनरेटर जो है उसके अंदर ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पूछेगा जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहाँ प्रयोग किया जाता है? ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। दिशा ज्ञात करने से पहले हमें किसकी जरूरत होनी चाहिए? दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है, और चालक की गति की दिशा कौन सी है। अभी चालक किस दिशा में गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है? देखो, दाएं हाथ की उंगलियों, अंगूठे को, पहली उंगली को, इसको इसको हम तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको फोरे फिंगर बोलते हैं, इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, इसको थंब बोलते हैं। यानी इसको इस तरीके से फैलाओ भी ये तीनों एक दूसरे के क्या 90 डिग्री का कोण बनाए। तीनों को इस तरीके से फैलाना है कि ये क्या करे? 90 डिग्री का कोण बनाए। तब क्या होगा? अंगूठा चालक की दिशा बताएगा, ये पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और ये उंगली आपकी जो है करंट की दिशा, या किसकी? ये वाली उंगली किसकी दिशा बताएगी? करंट की या ईएमएफ की दिशा बताएगी। देखो, तीनों चीजें लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट मार लेना। समझते हैं? यहां से है, ये आपके पास क्या है? नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा है? साउथ पोल है। अब जैसे ही मैंने नॉर्थ पोल का और मेरे को साउथ पोल का पता चला, तो मुझे पता है जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएगी। तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र का पता चल गया। ठीक है ना, क्या चल गया? चुंबकीय क्षेत्र का। और ये तो आपको पता ही है जनरेटर किस दिशा में घूम रहा है। दो चीज तो पता ही होगी ना आपको भी। नॉर्थ पोल का जैसे ही पता चला तो मेरे को पता चल गया भी जनरेटर इस दिशा में घूम रहा है। जनरेटर किस दिशा में घूम रहा है? इस दिशा में। और जो फील्ड है मेरी किस दिशा में? नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ। जनरेटर इस दिशा में घूम रहा है और ये नॉर्थ से साउथ है। ठीक है ना। तो ये उंगली ऐसे सीधी करूंगा तो ये बताएगा भी करंट क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। करंट क्या आ रहा है? बाहर। ईएमएफ क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो इसके अंदर मुझे पता चला कि जैसे ही मैंने इस जनरेटर पे यहाँ ये रखा, जनरेटर इस दिशा में घूम रहा है, फील्ड इस दिशा में, करंट किस दिशा में? बाहर की ओर आ रहा है। करंट किस दिशा में? बाहर की ओर। जैसे ही मैं, यही सेम बताया गया, देखो, मोशन, फील्ड, और ये क्या है? ईएमएफ या करंट की दिशा। नॉर्मल सी बात है। यानी ये दो उंगलियों के बारे में तो आपको पता है। ये क्या है? ये तो आपको क्या दर्शाएगी? फील्ड की दिशा दर्शाएगी। दूसरा हमें ये क्या दर्शाएगी? मोशन की दिशा, यानी किस तरीके बल लग रहा है, किस तरफ बल लग रहा है, गति किस तरफ हो रही है। और ये उंगली बच गई, ये हमारी ईएमएफ को दर्शाएगी।
हम आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ईएम जीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है इसलिए मैंने इसको लिख के लेके आया हूँ। अगर याद न रहे तो थंब के अंदर क्या आता है, ठीक है ना, पहले भी लिखा है मैंने। अंगूठा चालक की गति दर्शाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, मध्यमा यानी मिडल फिंगर जो है ईएमएफ या करंट की दिशा दर्शाएगी। अंगूठा, तर्जनी, ये फर्स्ट पहली उंगली और ये दूसरी उंगली। तो थंब के अंदर क्या आया, थंब, एम आया। ये और कहीं भी करवाऊंगा मैं, ये नहीं यहीं करवाऊंगा आपको, और कहीं भी बताऊंगा समझाने के लिए, वहां अच्छा तरीका रहेगा। एम, एम क्या, मोशन को दर्शाएगा यानी गति को दर्शाएगा। फर्स्ट के अंदर फील्ड को दर्शाएगा, फर्स्ट में एफ आया है, और सेकंड में करंट सी आया है, ये करंट को दर्शाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बातें थी, याद रखना है आपको। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसको है, दाएं हाथ का नियम। अब हम पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके लिए है आर्मेचर रिएक्शन। ना 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 रे ना ना ना, आर्मेचर रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है जी, आर्मेचर रिएक्शन यही तो इंपॉर्टेंट आपके, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो, यानी आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हो गया फंडा, बोलो जी हमें तो ये भी नहीं पता। ठीक है, चलो ये छोड़ दो, आप आपको समझाएंगे एक एक चीज। आपने क्या किया, आपको पता है आर्मेचर क्या है, आर्मेचर घूमने वाला भाग है जनरेटर का, और आर्मेचर घुमाया जाता है, तो आर्मेचर में क्या है, चालक है। जब चालक को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, ईएमएफ उत्पन्न होती है। जब चालक को ईएमएफ उत्पन्न होगी तो उसके ईएमएफ के कारण चालक के अंदर भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, यानी फ्लक्स बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर फ्लक्स बनेगा, उसको हम कहते हैं आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र। क्षेत्र, और ये क्षेत्र क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपना क्षेत्र, आर्मेचर का क्षेत्र अपना क्षेत्र। हेलो, मेरी ड्यूटी नहीं है आज, मेरी तो रात को है, पता नहीं मेरे को, आप पूछो पता करो। ठीक, ठीक है। आर्मेचर चालक ईएमएफ फ्लक्स पता चल गया, बोलो जी नहीं चला कुछ भी, चलो छोड़ दो। इसको समझने के लिए हमें दो तीन चीजें पहले समझनी पड़ेगी। एक तो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, एक आपको समझना पड़ेगा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको जानना पड़ेगा जी एन ए क्या होता है और एम एन ए क्या होता है, फिर ये प्रभाव समझ में आएगा। ठीक है ना, अगर इनके बारे में आपको पता है तो आपको ये समझ में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, देखो अब मैं इसको समझना स्टार्ट कराता हूँ, पहले इन चीजों पे ध्यान दीजिए, फिर धीरे धीरे आप सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आप ये समझिए, ये क्या है, आर्मेचर है।
ये आर्मेचर, और आर्मेचर पे ये क्या की गई है, फील्ड वाइंड, इसके अंदर क्या की गई है, वाइंडिंग की गई है। ये क्या है, वाइंडिंग की है, आपको पता ही होता है ना, ये तो ये वाइंडिंग की गई है। ठीक है, ये क्या की गई है, वाइंडिंग की गई है। ठीक है, वाइंडिंग, इसको जब भी किसी पोल के बीच में रख के आप घुमाओगे, मान लो, ठीक है, ये मान लिया मैंने साउथ पोल है, ये मान लिया नॉर्थ पोल। ये क्या हो रहा है, इसका फील्ड है नॉर्थ से साउथ जा रहा है। मान लो यहां पर आपने करंट क्या है, इनवर्ड है इधर वाले हिस्से में, और एक वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, फिर आउटवर्ड हो जाएगा, यानी बाहर की ओर आएगा। इस बात को भी मत जोर दो भी, आउटवर्ड इनवर्ड क्या होता है, छोड़ दो उस बात को भी आप। ठीक है, जैसे ये आर्मेचर घूमेगा, आपको पता है ना, जैसे ये आर्मेचर घूमेगा ऐसे, तो इसके अंदर क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। क्या होगा, ईएमएफ। और ईएमएफ जैसे ही पैदा होगा, तो इसके अंदर क्या प्रवाह होना लगेगा, आपको पता ही है, करंट का प्रवाह होने लगेगा। यानी ईएमएफ जैसे ही पैदा होगा जनरेटर में, करंट का प्रवाह होगा। और किसी चालक में जब करंट का प्रवाह होता है, तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, यानी इसके अंदर चालक है, चालक को जब आपने घुमाया, घुमाया तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा हुआ, ईएमएफ पैदा हुआ तो इसमें करंट का बहाव स्टार्ट हुआ, और करंट का बहाव स्टार्ट होने के कारण इस चालक ने अपने चारों ओर क्या बना लिया, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। ठीक है ना, क्या बना लिया, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। ये लो, ठीक है, इधर भी अपना एक है चुंबकीय क्षेत्र बना, करंट की दिशा ही अलग है, चुंबकीय क्षेत्र तो बन ही रहा है। इधर भी क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बना। ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, अब ये चुंबकीय क्षेत्र किसका, इसका तो अलग है चुंबकीय क्षेत्र। यानी इस चुंबकीय क्षेत्र को, इस चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, यानी आर्मेचर के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आर्मेचर के चालक के कारण क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय रेखाएं पैदा हुई, विद्युत चुंबकीय रेखाएं पैदा हुई, तो उसको हमने आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र कह दिया। लिख लो, समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, पूरा लिखूंगा। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ के कारण धारा का प्रवाह होता है, जिसके कारण चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है ना,
और ये कहाँ पे हो रहा है, ये चालक क्या है, तो यहाँ पर जब चालक की जगह आप ये भी तो लिख सकते हो ना, जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो चालक किसमें है, यहाँ पे आर्मेचर में। ठीक है, तो निर्माण होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को क्या कह दिया, आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी आर्मेचर के अंदर, उसके अंदर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र, यानी उसके अंदर ईएमएफ पैदा हुई, आपको पता ही है। ईएमएफ के कारण उसमें धारा का प्रवाह हुआ, और धारा के प्रवाह आपने बता भी होगा, फैराडे का जो प्रेरक नियम था उसके अनुसार धारा का, जिसमें से धारावाहिक चालक जो होता है उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो उसी प्रकार आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ पैदा हुआ, ईएमएफ पैदा होने के कारण करंट का प्रवाह हुआ, करंट के प्रवाह होने के कारण उसके चारों ओर क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। तो ये आर्मेचर के यहाँ पर बन रहा है, इसलिए इसको आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र से अलग है, भिन्न है। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, पोलों के बीच में बनता है। तो देखो, और इसको एफ फाई ए, या आप इसको फील्ड आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इससे व्यक्त कर सकते हैं। इसकी संख्या न्यूनतम कहाँ होती है, न्यूनतम मान जो है इसका होता है, लिख लो आप, बाकी समझ में अपने आप आ जाए, पोल के मध्य बिंदु पर। न्यूनतम पढ़ा तो अधिकतम भी पढ़ लो। एम एन ए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं इसको, बताएंगे आपको, या ब्रूस अक्ष पे होता है, होता है। ठीक है ना। और इसका जो आकार है, चुंबकीय क्षेत्र का आकार कैसा होता है, तो आपसे पूछ ले तो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है ना। देखो, न्यूनतम कहाँ है, मध्य बिंदु पे, और न्यूनतम को और मैक्सिमम कहाँ है, एमएनए पे होता है। यहाँ पर एमएनए होगा, यहाँ पे नहीं, इधर होता है थोड़ा, मान लो यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे एमएनए मान लो। ठीक है ना, और इसको इधर से मैं मिलाऊंगा, और इधर जीरो है, इधर क्या है, कम है मध्य बिंदु पे, तो ये कैसी आकृति हो गई, त्रिभुजाकार आकृति हो गई। ठीक है ना, और इसको गोलियां वोलियां सब मिटाते हैं, यहाँ पे आकृति कैसी है इसकी, त्रिभुजाकार। और सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे। सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्या होता है, एमएनए। एमएनए क्या होता है, ये चीज हमें पढ़नी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। एमएनए का भी 5-7 मिनट का टॉपिक आपका है। ठीक है, तो आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होने वाला क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और आपको मैंने बताया भी किस प्रकार से उत्पन्न होता। हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगला देखो, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, मेन मैग्नेटिक फील्ड, या मुख्य चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या होता है, ये क्या होता है जी। ठीक है, तो जो आपने दो पोल बनाए थे, याद है क्या, आपने दो पोल बनाए थे, एक ये पोल हो गया, ये एन है और ये एस है। ठीक है,
N से निकलेगी, कहां जाएगी, S। यानी पोल के द्वारा स्थापित ये क्या चुंबकीय बल रेखाएं हैं और इनके कारण इसका एक क्षेत्र है जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी ध्रुव जो होता है, लिख लो यहाँ पे, लिखने से समझ में आता है तो, पोल के पोलों के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र को मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। यानी मुख्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, पोलों द्वारा स्थापित, यानी इसका पोल जो है, जो मोटर या जनरेटर के अंदर जो पोल होते हैं उनके द्वारा जो स्थापित होता है वही क्या होता है, मेन मुख्य मुख्य उसको ही माना जाता है। ईएमएफ किसके कारण पैदा होगा, पोल वाले के कारण होगा। ठीक है ना। पोलों के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र को मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और मुख्य चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स को काटने से ईएमएफ पैदा होता है। किसमें होता है, चालक में होता है। ठीक है ना। और मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का मान m अन्य पे पर शून्य होता है। ठीक है, बातें लिखने वाली लिख लो यार। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र धारा यानी फील्ड धारा पर निर्भर करता है। लिखते जाओ। यानी अगर फील्ड धारा को मैं बढ़ाऊं, अगर मैं फील्ड धारा यानी एफ है मेरे पास फील्ड, इस फील्ड के अंदर कौन सी धारा है, देखो धारा पे डिपेंड करेगा। तो यानी इसके अंदर क्या की होती है, वाइंडिंग की होती है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या किया होता है, वाइंडिंग की होती है। और इसके अंदर क्या जाएगी, आई, और आई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आई एफ। इसके अंदर भी क्या जाएगी, आई, और आई जाएगी, यानी फील्ड धारा क्या देते हैं। तो फील्ड धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना। यानी आपको आई एफ जो होता है, फील्ड धारा को बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। आप कह दो जी फील्ड धारा को घटाओगे आप तो फ्लक्स की क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो किसके समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है। आपको कह दिया जाए भी फील्ड धारा को, फील्ड करंट जो होता है धारा को परिवर्तित करके मुख्य फ्लक्स को भी परिवर्तित किया जा सकता है। मुख्य फ्लक्स को भी परिवर्तित किया जा सकता है। बात आई समझ में क्या। यानी मुख्य चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं जी, यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है भाई साहब। ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र, देखो उस बात को भूल जाओ। आपको बार बार ये बात बता रही है भी फील्ड जो आई जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है, फ्लक्स के। फ्लक्स क्या होता है आपको पता है, चुंबकीय रेखाओं की संख्या। ठीक है। चुंबकीय रेखाएं कहाँ से निकलती है आपको पता है, चुंबकीय पदार्थ से निकलती है। ठीक है ना। और फ्लक्स को मापते किस में, वेबर में मापते हैं। तो वही तो है यार, एक फ्लक्स जो होता है क्या सिस्टम है।
तो चुंबकीय बल रेखाओं को इकट्ठा मापा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स जो है वो किसके समानुपाती होता है, आई के। यानी जो इसके अंदर आप जितनी आई डालोगे उतना ही फ्लक्स ज्यादा होगा, जितनी आई कम डालोगे यानी करंट कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्लक्स भी कम। फ्लक्स कम तो आपका क्या होगा, ईएमएफ कम उत्पन्न होगा। ईएमएफ कम उत्पन्न होगा, कब उत्पन्न होगा, जब फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स कब कम उत्पन्न होगा, जब ईएमएफ जब उत्पन्न कम होगा, जब फील्ड के अंदर धारा भी कम होगी। नॉर्मल सी बात है ना। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं आई जो है, आई यानी आपका करंट जो है किसके समानुपाती होता है, फ्लक्स के। फ्लक्स को बढ़ाना है तो आई को बढ़ा दो, फ्लक्स बढ़ जाएगा। आई को घटा दो, फ्लक्स घट जाएगा। यानी फील्ड धारा को, यानी फील्ड के अंदर जो धारा दे रहे हैं उसको परिवर्तित करके हम फ्लक्स को परिवर्तित कर सकते हैं। जनरेटर के फ्लक्स को परिवर्तित किया जा सकता है। हमने रियोस्टेट वगैरह लगाए थे, वो किस लिए लगाए थे, धारा को परिवर्तित करने के लिए, ताकि फ्लक्स बदल सके। और फ्लक्स किसका बदल रहा है, पोलों का। पोलों द्वारा स्थापित या फील्ड द्वारा स्थापित फ्लक्स को या फील्ड द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसके कारण ईएमएफ पैदा होती है। ठीक है ना। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र जिसके कारण क्या होती है, ईएमएफ पैदा होती है। ठीक है ना। और इसका लिखा है कहीं, फील्ड को परिवर्तित किया। एम एन ए पे इसका मान क्या होता है, शून्य। यानी जहां पर इसका मान शून्य होता है वहीं एम एन ए, उसी रेखा को हम एम एन ए कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, शून्य हो, उसी रेखा को, काल्पनिक रेखा को एम एन ए कहते हैं। वो एम एन ए क्या होता है, वो एम एन ए हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। एम एन ए जी एन ए अब पढ़ने वाले हम, टेंशन मत लियो आप बस। ठीक है, तो आपको समझ में आया। आर्मेचर के द्वारा स्थापित फ्लक्स है उसको हम आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। और ये पोलों के द्वारा, फील्ड के द्वारा को मेन कहते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, ऐसे ही बना लेता हूं ना। ये मेरे पास एस पोल है, ये एन पोल है। ठीक है। और ये मेरे पास है आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर छोटा हो गया जी। अब क्या बताएं यार, छोटा बड़ा हो गया तो। ठीक है, देखो, अगर मैं यहां से रेखाएं गुजारता हूं, देखो लिख लो, हम पढ़ने वाले हैं जीएनए के बारे में। कहीं मैं पहले समझा देता हूँ, कहीं पे मैं, जीएनए क्या होता है। ठीक है ना। जीएनए की फुल फॉर्म होती है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्सिस। ठीक है। यानी अगले पेज पे ले लेते हैं यार, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। ठीक है ना।
ये हो गया N पोल और ये हो गया S पोल, ये आर्मेचर हो गया। और ये देखो N से निकलेगी 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 जाएगी, N से निकलेगी निकलेगी S की जाएगी, निकलेगी निकलेगी S से जाएगी, निकलेगी निकलेगी S की ओर जाएगी, जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या दिक्कत है बताओ, जाएगी और आएगी वो जाएगी, जाएगी वो आएगी, है ना। अगर मैं इसको, ये जो फ्लक्स है इसको दो भागों में तोड़ दूं, इस फ्लक्स को मैं दो भागों में तोड़ दूं इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से दो भागों में तोड़ दूं मैं, ये लो हो गया। यानी मैंने ये क्या खींची है कि काल्पनिक रेखा खींची, क्या खींची है कि काल्पनिक इमेजिनरी लाइन खींची, ठीक है। इस लाइन ने क्या बांटा, फ्लक्स को दो भागों में बांटा, फ्लक्स ने दो, फ्लक्स को क्या बांटा, दो भागों में, इधर आधा इधर आधा इधर, यानी एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो क्या करती है, जो क्या करती है, फ्लक्स को दो हिस्सों में बांटती है, या GNA कहते हैं उसको, उसको हम क्या कहते हैं, GNA। GNA देखो क्या नाम मैंने बताया था, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब जहां कुछ न हो, एक्सिस, ज्योमितीय, ज्योमितीय उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष क्या होता है देखो, यानी जियोमेट्रिकल उदासीन, उदासीन का मतलब जहां पर उदासीन, जहां कुछ नहीं है, क्या नहीं है जी, ये तो हमें बताओ, GNA पे क्या नहीं होता बताओ। जियोमेट्रिकल मतलब जियोमेट्रिकल है, तो जियोमेट्री तो जानते हो आप, त्रिभुज जिसमें पढ़ते हो, जिसमें आप गोले पढ़ते हो, कहीं आप क्या पढ़ते हो, आयत पढ़ते हो, कहीं पे सर्कल पढ़ते हो, कहीं त्रिभुज पढ़ते हो, कहीं समद्विभाजक ऐसा कुछ पढ़ते हो ना, लंबवत वगैरह वगैरह, यानी वह काल्पनिक रेखा, पढ़ लो ले, वह काल्पनिक रेखा, कुछ नहीं है ये रेखा है, बोलो जी रेखा है क्या, तो देख लेंगे, काल्पनिक रेखा जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स के कोण को समद्विभाजित करती हो, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो भागों में, भाजित का मतलब है भाग देना यानी विभाजित करना, समद्विभाजित करती है, उस रेखा को ही तो हम कहते हैं GNA। GNA काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने इमेज बनाई है जिसकी भी, इस प्रकार से अगर ये क्या है, फ्लक्स है, ये क्या है, फ्लक्स है, अगर फ्लक्स क्या है, ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 180 का, इसको हम दो भागों में तोड़ दें तो यानी 90-90 डिग्री में बांट दिया क्या, यानी 90 इधर 90 इधर, तो यानी ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो इस चुंबकीय फ्लक्स के कोण को समद्विभाजित कर दे, ठीक है ना, ऐसी रेखा जो समद्विभाजित कर दे उसको हम क्या कहते हैं, GNA कहते हैं, ठीक है ना, GNA कहते हैं। तो GNA क्या होता है ये पता चला होगा आपको, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब देखो कहाँ पे है ये, तो GNA जो होता है तो आप कहोगे जी दोनों पोल के बीच में होता है, GNA दोनों पोल के मध्य में स्थित होता है, चार हैं तो चार भी हो जाएंगे, स्थित होता है, अलग अलग पोल की मशीन है तो अलग अलग के बीच में स्थित हो जाएगा, ठीक है।
जीएनए एक जियोमेट्रिकल है, तो इसको ये लोड पे निर्भर नहीं करता। लोड पर जीएनए लोड पर, ये सारी चीजें मैं लिखा रहा हूं ना, ये समझाने का मेरा काम है, लोड पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो लोड पे निर्भर नहीं करता, तो लोड के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता। लोड के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी इसकी स्थिति लोड या बिना लोड स्थिति सदैव समान रहती है। ठीक है, यानी इसके ऊपर जनरेटर पे आपने लोड डाला तो एक एमएनए है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो जीएनए की पोजीशन चेंज नहीं होती है, इसलिए मैंने ये बात लिख दी। ठीक है ना। और ये तो पोल के बीच में स्थित होता है, और जो मुख्य चुंबकीय रेखाएं हैं उनको समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना। और जीएनए यहाँ पर क्या होता है? जीएनए यानी बीचों बीच दो भागों में एक काल्पनिक रेखा जो दो भागों में बांटती है, वो इसको हम क्या कहते हैं? जीएनए कहते हैं। लोड के अनुसार इसमें चेंज नहीं है। लोड हो चाहे नो लोड हो, वो उसकी पोजीशन क्या रहती है? समान रहती है। लोड और नो लोड पे दोनों में इसकी जीएनए की पोजीशन क्या रहती है? समान रहती है। बाकी मैं डायग्राम से समझा दूंगा, सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ जी, चलने लग रही। अब दूसरा देखो, आपको मैं बताता हूँ। ये चीजें समझ में जाओगे तो आर्मेचर रिएक्शन विएक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ये एन पोल है, ये एस पोल है। बोले पोल बहुत बनाते हो सर आप। ये आर्मेचर। ठीक है। ये आपका क्या है? जी एन ए है। ठीक है। तो आपको पढ़ना है एम एन ए। जिसको कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना। यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब हो गया आपका चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन, जहां पे चुंबकत्व का मान 0 होता है, उदासीन अक्ष। ठीक है। अब अगर हम नो लोड कंडीशन की बात करें, अगर ये मान लो जनरेटर नहीं चला रहे हो आप, चल नहीं रहा है, खड़ा है, तो उस समय नो लोड है। और नो लोड में जब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? ठीक है ना।
चुंबकीय फ्लक्स जो होगा इधर जाएगा, ये अपनी दिशा में चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उस समय जीएनए पे मान क्या होगा, जीएनए पे भी चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, और जीएनए की जगह ये क्या होगा, आरएनए होगा, यानी आरएनए कह रहा हूं मैं, 3 अन्य और जीएनए की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, यानी जहां जीएनए होगा वहीं आर अन्य होगा, ठीक है ना, वही आर अन्य होगा। यानी न्यूट्रल एक्सिस का मतलब जहां पर चुंबकीय रेखाओं का मान शून्य होता है, लिख लो, वह एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। शून्य का मतलब न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई चाह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यानी वो काल्पनिक रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखा खींचे आप जिससे क्या हो, जहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम एन ए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसका काम क्या है जी, ठीक है ना। अब इसको पूरा लिखा दूं क्या, तो लिख लो, नो लोड की कंडीशन में, स्थिति में जीएनए व आर एम अन्य संपाती या समान रेखा पर होते हैं, यानी एक ही जगह होते हैं, देखो। लेकिन लोड की कंडीशन में, लोड की स्थिति में जनित्र में आर अन्य, जनित्र में एम अन्य क्लॉकवाइज जनित्र की दिशा में जीएनए से थीटा कोण आगे चला जाता है। और अगर आप लिखना चाहो तो मोटर में एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है, तो मोटर में ना लिखो एक बार आप, है ना। देखो, जैसे ही आपने लोड डाला, क्या डाला, लोड डाला, एमएनए जीएनए की बातें मैं बहुत करने वाला हूं अब आपकी। जैसे ही आपने लोड डाला, क्या डाला, लोड डाला, ठीक है ना, यहां समझ। तो लोड डालने पर क्या होगा, आर्मेचर के अंदर अपना एक फील्ड जनरेट होगा, जिसके कारण ये फ्लक्स यहाँ न रह के इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे लहर सी बन जाएगी इसकी, है ना, लहर सी बन जाएगी। तो जी एमएनए का मतलब क्या, एमएनए जहां पर फ्लक्स शून्य है वहां एमएनए को खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चलो ये नो लोड वाला ही रख लो आप, इसको नो लोड वाला ही रख लो, लोड वाले को आगे पढ़ेंगे आप, है ना। ये हो गया, ये लो, ये पोल बहुत बनाने पड़ते हैं यार, पता नहीं कब इनसे पेंडा छूटेगा। ये है एन है, ये एस है। ये आर्मेचर क्या होता है, जब आप क्या डालते हो, लोड डालते हो, क्या डालते हो, लोड। तो लोड के कारण इसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर के अंदर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बताया था ना भैया पीछे, देखो ये देखो,
ये क्या आर्मेचर, इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र जो क्या करता है, मेन चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। विरोध करेगा तो उसके कारण क्या हो जाता है, यहां से कुछ चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, वो इस प्रकार से चला जाता है। देखो बहुत कुछ समझने वाली चीजें हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, विक्षोभ हो जाता है। एक जगह ज्यादा हो जाता है, एक जगह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये लो क्या हुआ देखो। बोलो जी क्या हुआ, दिमाग खराब हुआ। यहाँ पर आपके मान लो ब्रुश लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रुश लगे हैं, ये आर्मेचर है, यहाँ पर ब्रुश लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है हमारा, पहले जीएनए था, ठीक। तो ये क्या है, ये लाइन आपकी हो गई जीएनए, ठीक है। जीएनए स्थिर रहता है लोड पे या नो लोड पे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पहले तो रेखाएं क्या थी, नो लोड पे ये सीधी रेखा थी, ठीक है ना। तो फ्लक्स को काट यानी उसको क्या करना है, काल्पनिक रेखा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, यहाँ पे शून्य था। अब देखो ये फ्लक्स ऐसे ऐसे हो गया तो शून्य क्या हो गया, शून्य। अब यहाँ पे शून्य हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। यानी कितना खिसक गया, ये खिसक गया। अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स की ये दिशा है, फ्लक्स की कौन सी दिशा है, सही दिखाई दे रहा है क्या, फ्लक्स की दिशा कौन सी है, देखो फ्लक्स की दिशा तो ये है, ठीक है। और ये इधर जा रहा है ना। तो जे क्या खिसक गया, कोई ना कोई थीटा एंगल बना होगा यहाँ पर, ये खिसक गया। तो ये एम एन ए है, यहाँ पे क्या है एम एन ए। तो ये जनरेटर में किस तरफ खिसक जाता है, ये क्लॉकवाइज जनरेटर की दिशा में खिसक जाता है। बताऊंगा आपको, बताऊंगा। अब तक तो बहुत कुछ है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे रिएक्शन ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कहे जनित्र में तो ये क्या हो जाता है, जनित्र में तो, जनित्र में ये एम एन ए जो होता है, एम एन ए जो होता है वो क्लॉकवाइज खिसकता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और जनित्र की दिशा में। और अगर आपको कोई मोटर में किधर खिसकता है, ये तो मोटर में एम एन ए जो होता है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज खिसकता है। तो आप कहोगे मोटर के विपरीत दिशा में, मोटर के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में, ठीक है ना। और जनित्र की दिशा में, दिशा में खिसकता है, नहीं लिखने देगा ना, जनित्र की दिशा में खिसकता है। क्लियर हुई। तो आप ये कह सकते हो एम एन ए की स्थिति लोड पर निर्भर करती है, लोड पर निर्भर करती है।
ठीक है, सारी बातें लिखने के बाद अच्छे से समझ में आती है ना। अमान्य अमान्य की स्थिति किस पे, लोड पे, किस पे, लोड पे। यानी जैसे ही आप लोड बढ़ाओगे घटाओगे जाए या घटाया जाए तो अमान्य की स्थिति में क्या होगा, बदलाव होगा। अमान्य की स्थिति में परिवर्तन होगा, की स्थिति में परिवर्तन होगा। होगा, ठीक है, परिवर्तन होगा। क्लियर है, अमान्य की स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और एक बात और लिख लो, ब्रुश जो होते हैं ना, ब्रुश अमान्य पर लगाए जाते हैं। क्योंकि इस पर चुंबकीय बल रेखा शून्य होती है, जिससे मैक्सिमम ईएमएफ प्राप्त होता है। मैक्सिमम ईएमएफ ब्रुश को प्राप्त होता है, ठीक है। और ब्रुश पे लगाए जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रुश एक्सिस भी कहा जाता है। ब्रुश एक्सिस या ब्रुश अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रुश एक्स भी कहते हैं, ठीक है। देखो सिस्टम देखो, मैं बताता हूं आपको, बहुत कुछ कंफ्यूजन वाली बातें भी है लेकिन धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए आपको। क्या है, पहले जब लोड नहीं लगाया था तब जीएनए और एमएनए क्या थे, एक ही पोजीशन में थे, एक ही दिशा में थे। जैसे ही आपने जनरेटर पे लोड दिया तो क्या हो गया, फ्लक्स के अंदर क्या हुआ, विक्षोभ पैदा हुआ। क्या हुआ, विक्षोभ पैदा हुआ। जैसे विक्षोभ पैदा हुआ तो एमएनए क्या हो गया, अब एमएनए कुछ भी नहीं है। एमएनए ऐसा थोड़ी एमएनए को इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर, ऐसा कुछ नहीं। एमएनए वहां मानना जाता है। अरे एमएनए कहाँ होता है, एमएनए एक काल्पनिक रेखा ही तो है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जहां पर शून्य होता है वो उसको हमने एक आधार मान के एक रेखा खींची काल्पनिक, यानी उस रेखा को हमने एक नाम दे दिया भी, जहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, यानी मैग्नेटिक मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, यानी यहाँ पर चुंबकीय उदासीन है। अक्ष का मतलब रेखा खींची, एक एक्सिस खींचा हमने, यानी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है वहां पे मैंने एक रेखा खींची, उसको नाम क्या रख दिया मैंने, एम एन ए रख दिया, ठीक है ना। नो लोड की स्थिति के अंदर जीएनए और एमएनए समान होते हैं, क्योंकि उस समय बिना लोड पे यहाँ जीएनए है, वही क्या है, एमएनए है, वही क्या है, एमएनए है। वहां पर दोनों समय क्या है, एमएनए और जीएनए समान होते हैं, क्योंकि उस समय बिना लोड के फ्लक्स सीधा अपना समांतर बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन जैसे आपने लोड लगाया तो आर्मेचर में फ्लक्स पैदा हो, फ्लक्स पैदा होने के कारण क्या हुआ, आर्मेचर के अपने फ्लक्स के कारण मेन फ्लक्स को काटा गया, उसके अंदर विक्षोभ डिस्टरबेंस डाली गई, उसके कारण क्या हुआ, यानी जो जीरो, जहां पहले इधर जीरो था वो जीरो क्या आ गया, इधर आ गया। अब पहले यहां पर था बिना लोड पे, अब ये सीधी नहीं है रेखाएं, ये क्या हो गई, विक्षोभ पैदा हो गया। तो जीरो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यानी ये इतना आगे चला गया, जीएनए से क्या गया, आगे गया, यानी थीटा एंगल पे आगे खिसक गया ये, यानी एम एन ए कहाँ, यहाँ पे है, ठीक है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम ईएमएफ हमें बाहर लेके जाना है आर्मेचर से, तो ब्रुश हमें कहाँ स्थापित करने पड़ेंगे, जो कार्बन के ब्रुश जो यहाँ लगे हैं वो कहाँ स्थापित करने पड़ेंगे, यहाँ पर कार्बन के ब्रुश कहाँ स्थापित करने के, यहाँ पर। तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिलेगा, ईएमएफ बाहर मिलेगा, क्योंकि आपने देखा है एक बार जीरो जाता है, एक बार माइनस जाता है, और जीरो और माइनस का जहां पे होगा कॉम्बिनेशन तो दोनों तरफ का आके उधर जाएगा, ठीक है ना। समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीजें समझ में न भी आए तो भी, लेकिन हमें मेन मुद्दा जो है क्वेश्चन क्लियर करना है।
ठीक है, तो MNA यहाँ खिसक गया, बोलो ठीक है जी। तो इस MNA की खिसकी हुई पोजीशन में क्या होगा, थीटा एंगल बन गया। और यहाँ पर अगर हम कह दें MNA पर, सादा मान्यता क्या है, MNA पर लगे तो GNA पे होते हैं, प्रैक्टिकली क्या होते हैं, GNA पे लगे होते हैं ब्रुश। क्योंकि अब ये थोड़ी अभी साफ्ट के साथ बांध दिए ब्रुश, आगे पीछे होते रहेंगे, लोड बढ़ाया घटाया, लोड बढ़ाया घटाया, ऐसे ऐसे ब्रुश होते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। ब्रुश तो फिक्स होते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, ये नॉर्मली GNA पे होते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हम कहेंगे MNA पे ब्रुश लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, MNA पे लगाए जाते हैं। इसलिए इसको ब्रुश एक्सिस भी कहते हैं। ब्रुश यानी इस ब्रुश और उस ब्रुश के बीच में खींची गई रेखा, ब्रुश एक्सिस कहते हैं। नॉर्मल सी बात होगी। ब्रुश MNA पर लगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं मान शून्य होता है, और यहाँ शून्य होने के कारण दोनों तरफ से जो EMF आएगा वो सारा का सारा ब्रुश के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा मैक्सिमम लेने के लिए तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रुश एक्सिस भी कहा जाता है। अगर ब्रुश MNA पर शिफ्ट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसके कारण क्या होती है, स्पार्किंग होती है। लिख लो, ब्रुश MNA पर स्थापित नहीं है तो स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग तो जानते हो, ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच स्पार्किंग होगी। कहाँ स्पार्किंग होगी, कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होगी, याद रखना। कम्यूटेटर और ब्रुश के बीच में, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होगी, ठीक है ना, स्पार्किंग होगी। यही तो है, देखो यार, यहाँ क्या था, GNA था, यहाँ क्या था, GNA था पहले, और यहाँ MNA था। जैसे ही लोड डाला ये खिसक गया इधर, क्या हो गया, इधर खिसक गया, ठीक है ना, क्या हो गया, इधर खिसक गया। यानी जो MNA अब क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। MNA क्या आ गया, यहाँ पे, पहले यहाँ था, अब MNA आ गया यहाँ पे। यानी जो आपका क्या बोलते हैं उसको यार, ये फील्ड कहाँ थी, ये यहाँ थी। यानी फ्लक्स, फील्ड का फ्लक्स जो है वो कहाँ पे था, यहाँ पे था। पहले याद करो, N से निकल के S जा रहा है, यहाँ पे था। अब फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स आ गया इधर, यानी ये फ्लक्स कहाँ आ गया, इधर आ गया। फील्ड का फ्लक्स कहाँ आ गया, इधर आ गया। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स या परिणामी फ्लक्स बोलते हैं। तो क्या हुआ देखो, यानी इसको क्या करना है, इसको 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है इसके बीच में, ठीक है ना। यानी परिणामी फ्लक्स जो है उसके बीच में अंतर आया, और उतना ही अंतर किस में आ गया, MNA में अंतर आ गया, ठीक है ना। और वो किससे खिसक गया, GNA से आगे खिसक गया। समझ में आ गई बात, क्या GNA से क्या हो गया, आगे खिसक गया। यानी जो फ्लक्स है ये फील्ड का फ्लक्स है, लेकिन आर्मेचर के फ्लक्स के काटने के बाद जो बचा फ्लक्स है उसे हम परिणामी फ्लक्स कहते हैं। या आप कहोगे जी फ्लक्स के अंदर जो विक्षोभ है उसको हम परिणामी फ्लक्स कहते हैं। पहले फ्लक्स यहाँ था और फिर फ्लक्स यहाँ हो गया, तो पहले MNA यहाँ था, तो GNA और MNA एक साथ थे, तो MNA क्या हो गया, आगे खिसक गया, तो इसको हम MNA कहते हैं। और MNA के आगे खिसकने की क्रिया ही क्या कहलाती है, आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। ये चीजें हमें पढ़नी है, आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो बातें और समझा देता हूं मैं यहाँ से आपको, अगर दो बातें और समझा देता हूं। ये लिख लेना भाई, है। देखो, दो शब्द और पढ़े होंगे, इस चित्र से क्लियर करते हैं, फिर एक डायग्राम नया लेके आएंगे आप, ठीक है ना, एनिमेटेड वगैरह वगैरह कुछ भी। यहाँ पे क्या है, आप बताओ, चुंबकीय क्षेत्र कम है या ज्यादा है, बल रेखाएं ज्यादा या कम है, बोलो जी कम है, तो इसको हम डीमैग्नेटाइज इफेक्ट कहते हैं, यानी वी चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, यहाँ पर वी चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। अब आगे यही चीजें तो पढ़नी है आर्मेचर रिएक्शन में, वी चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा है,
ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या है, कम है, तो यहाँ पे कौन सा प्रभाव है, विचुंबकीय प्रभाव, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया यहाँ पे, चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबकत्व कम हो गया। यहाँ देखो, जहां पर चुंबकत्व कम है, जहां पर चुंबकत्व कम है उसको हमने क्या बोला, टिप, ये क्या है, इसकी टिप है, और इसको बोलते हैं हम लीडिंग टिप। क्या बोलते हैं, लीडिंग टिप। जनरेटर में जहां फ्लक्स कम है उसको लीडिंग पोल टिप बोलते हैं, और जहां पर ज्यादा है, यहाँ पर फ्लक्स ज्यादा या क्या है, तो आपको ज्यादा है, तो इसको हम लेगिंग, क्या कहेंगे, लेगिंग पोल टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल टिप बोलते हैं। ठीक है ना, यहां से समझा रहा हूं इसीलिए। इसको क्या बोलोगे, लेगिंग, इसको क्या बोलोगे, लेगिंग पोल टिप। और इसके सामने यही क्या है, लीडिंग पोल टिप है, ये भी इस टिप को क्या बोलोगे, यहाँ प्रभाव कौन सा है, तो विचुंबकीय प्रभाव है, लेकिन ये टिप क्या बोली जाएगी, लीडिंग टिप। क्या बोली जाएगी, लीडिंग टिप, लीडिंग टिप। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं मैं, ठीक है, लीडिंग टिप क्या होती है, टिप, और लैगिंग टिप क्या होती है। जनित्र में जहां चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होता है, ठीक है ना, और लैगिंग टिप जनित्र में जहां पोल की टिप पर फ्लक्स का मान ज्यादा होता है, तो होती है लीडिंग या लीडिंग टिप बोलते हैं उसको, है ना। हो जाएगा कवर, धीरे धीरे पढ़ लो भाई, सिस्टम तो थोड़ा खतरनाक ही है। खड़े खड़े के पंजे दर्द करने लग जाते हैं भाई। एमएनए क्या होता है, कुछ समझ में आया क्या, या नहीं आया, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम समझाएंगे भैया। ये देखो, ये आपका एमएनए जीएनए, क्या है, एमएनए जीएनए, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन है ये तो यार, एमएनए जीएनए मैंने बताया होगा रे। आइए भैया पढ़ लीजिए, फायदे में रहोगे, फायदे में ये दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन के बारे में ही है, क्योंकि एमएनए जीएनए वही मेन मुद्दा ही वहीं पे जाके अटकता है इसका। मेन मैग्नेटिक पोल जो है, ये क्या है, मेन मैग्नेटिक पोल है, ठीक है ना। एक तरफ से क्या हो रहा होगा, क्रॉस डॉट वाला फंडा भी आपको क्लियर नहीं होगा, है ना। यहाँ पे एमएनए है नो लोड पे, जैसे ही आपने क्या किया, रोटेशन देनी स्टार्ट किया, किसको, आर्मेचर को, रोटेशन जैसे दी तो आर्मेचर घूमने लगा, और आर्मेचर के अंदर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही आर्मेचर में बना, तो मुख्य जो फ्लक्स है वो क्या हो गया, मुख्य जो फ्लक्स है उसके अंदर क्या आ गया, विक्षोभ आ गया, क्या आ गया, विक्षोभ आ गया, ठीक है ना। जिसके कारण एमएनए क्या हो गया, एमएनए जो यहाँ पे था, एमएनए क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, एमएनए क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, यहाँ शिफ्ट हो गया। यानी एमएनए को यहाँ से यहाँ शिफ्ट जब रोटेशन हुआ, तो ये किस क्लॉक वाइज ये घूम गया, उस घूमने को ही तो हम क्या कहेंगे, आर्मेचर रिएक्शन कहेंगे। अब पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, फिर ये चीजें आराम से समझ में आ जाएगी।
आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है बताइए। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है बताइए। यानी मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पे, अब तो समझ में आ ही जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर चुंबकीय आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या कहलाता है? आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्मेचर। यानी जो आर्मेचर के अंदर जब धारा बहने लगी और आर्मेचर में जब धारा बही तो उसमें मतलब ईएमएफ पैदा जो हुआ उसके कारण उसमें धारा का प्रवाह होना शुरू हो गया, और जैसे ही धारा का प्रवाह होना शुरू हुआ तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुआ, और वो चुंबकीय क्षेत्र वो चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबकीय क्षेत्र ने क्या किया? मुख्य क्षेत्र को विक्षोभ कर दिया, तो उसके कारण उसको क्या बोला? ठीक है। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, यानी मैंने बताया था ना, चुंबकीय क्षेत्र जो था उसके अंदर जो हुआ और ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र था उस पर क्या किया? उस पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये उसको क्या करेगा? विक्षोभ डाल देगा, उसमें डिस्टरबेंस डालेगा, तो वही कहलाता है। यानी जब आर्मेचर लोड नहीं डाला गया था, यानी आर्मेचर में करंट नहीं था, तो आर्मेचर फ्लक्स के कारण पोलों पर फ्लक्स का असमान वितरण होने को आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। यही समझ में नहीं आया तो और देख लो। जब तक हम हैं टेंशन काहे लेते हो। अब आर्मेचर में कोई दिक्कत नहीं है, पोल के समान जा रहा है ना, फ्लक्स का कहाँ जा रहा है? एन से एस की ओर जा रहा है, समान वितरित हो रहा है, समान वितरित हो रहा है। लेकिन जैसे ही आर्मेचर ने प्रतिक्रिया डाली, ये समान वितरित हो रहा है क्या? ये असमान वितरित हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है? इधर जा रहा है आधा, इधर जा रहा है आधा, इधर जा रहा है, तो वो किसके कारण जा रहा है? इस कारण। देखो जहां पर भी आर्मेचर का फ्लक्स है वहां पर मुख्य फ्लक्स बहुत ही कम हो गया, जिधर आर्मेचर का फ्लक्स है उधर क्या हो गया? बहुत ही कम हो गया। ठीक है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं या आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप सीधा भी कह सकते हो छोटी छोटी बातों को, आर्मेचर फ्लक्स के कारण पोलों पर फ्लक्स का वितरण, वितरण मतलब पूरा भंडारित, वो भंडारित कह रहा हूं, प्रसारित, पोलों पर फ्लक्स का वितरण समान न रहे, नहीं रहता है, तो उसको हम आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? आर्मेचर प्रतिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या क्रॉस चुंबकीय प्रभाव, और एक आपका होता है विचुंबकीय यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइज इफेक्ट, ठीक है, टाइजिंग इफेक्ट कह सो। क्रॉस चुंबक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है देखो। क्रॉस चुंबकीय प्रभाव देखो,
पहले एमएनए जहां था वहां क्या था, जीएनए था। ठीक है, एमएनए जहां था जीएनए था, एमएनए जीएनए समझ लिया आपने। अब चुंबकीय फ्लक्स जो है वो भी समान वितरित हो रहा था, पोल पे हर जगह समान था। लेकिन जैसे ही रोटेशन किया उसके अंदर ईएमएफ पैदा हुआ, करंट बहने शुरू हो गई आर्मेचर में। तो जो सिस्टम था, क्या था, जो सिस्टम था आपका जीएनए तो यहीं पड़ा है, और आरएनए क्या हो गया, शिफ्ट हो गया आगे। आरएनए कहता हूँ यार, आरएनए बायोलॉजी पढ़ा पढ़ा के आरएनए आरएनए याद रह गया ना। तो एमएनए इधर शिफ्ट हो गया, यानी क्या हो गया, जो पहले था उससे आगे चला गया। तो इस प्रभाव में क्या होता है देखो, ठीक है। और आपने ब्रुश कहाँ लगाए थे, देखो ब्रुश कहाँ लगाए थे, मैंने कहा था जीएनए पे लगाए जाते हैं। तो ब्रुश समान, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको जीएनए पे लगाए जाते हैं, थ्योरेटिकली एमएनए पे लगाए जाने चाहिए। अब बताऊंगा दोनों का कारण। यहाँ आपने ब्रुश लगा रखे थे मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब आपको थोड़ी पता ना जीएनए इधर शिफ्ट हो जाएगा, एमएनए आपने इधर शिफ्ट इधर लगा रखे थे, ठीक है। तो जैसे ही इधर सरखा तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि जीरो वैल्यू कहाँ होगी, एमएनए पे होगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण ब्रुश क्या होगा, एक तरफ वोल्टेज ज़्यादा एक तरफ वोल्टेज कम से टकराएगा, और कम ज़्यादा से जब टकराता है तो बीच में क्या होती है, स्पार्किंग होती है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसे तो हम क्या कहते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव क्या है, जीएनए व आर एमएनए संतापी या स्पंदी होता है क्या, या एक स्थिति में रह के अमन्य क्लॉकवाइज आगे शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है। इस प्रभाव को क्रॉस चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला इसका बताओ, दिखाई दे रहा हूँ क्या, ठीक है। रिजल्ट क्या निकलता है बताओ, रिजल्ट ये निकलता है भी जब भी लोड डाला आपने, लोड डाला तो जीएनए जहां था उससे, जीएनए और एमएनए क्या थे, एक ही जगह स्थापित थे। लेकिन एमएनए जीएनए जो है वो थोड़ा सा, जीएनए तो वहीं रहेगा, एमएनए आगे चला गया। एमएनए आगे जाने पर क्या होगा, ब्रूस हमें स्थापित कहाँ करने चाहिए, एमएनए पे करने चाहिए। लेकिन हमने जहां कर रखे हैं पहले वही है, तो अब मोटर लोड चलाओगे तो ब्रूस की स्थिति थोड़ी बदलोगे। तो एमएनए आगे चला गया, उसके कारण ब्रूस क्या हो गया, जीएनए पे रह गए। जीएनए पे रहने के कारण उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, विभवांतर होगा, जिसके कारण क्या होगा, कम्यूटेटर और ब्रूस के बीच में स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी, यानी आग सी लगेगी आपकी, ठीक है ना, स्पार्क होगा। ठीक है ना, स्पार्किंग क्यों होती है बताइए, ठीक है। तो उस प्रभाव को हम क्रॉस चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एमएनए जीएनए अगर नहीं समझा होता तो ये बात समझ में आती क्या, नहीं आती ना, ठीक है, इसलिए मैंने समझाया था। इसको दूर किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है।
ठीक है, यानी इसके होने के प्रभाव क्या होंगे बताओ। तो आपको मैंने बताया कम्यूटेटर पे क्या होती है, स्पार्किंग होती है, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है। और कम्यूटेटर पे स्पार्किंग जब होगी होती है, और एक आपका लिख लेना आयरन लॉस बढ़ जाते हैं। ठीक है, निवारण भी है इसका, क्या बोलो जी, हाँ जी निवारण है। प्रैक्टिकली निवारण नहीं है इसका, थ्योरेटिकली निवारण है। एक तो आपका जो क्या बोलते हैं यार उसको, ब्रुश को अमन्य पे स्थापित करके स्पार्किंग को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रुश को अमन्य पर शिफ्ट कर दो। ठीक है ना, और भी है, और भी बताऊंगा मैं आपको प्रभाव, एक बार ये इतना पढ़ लो आप। दूसरा प्रभाव होता है देखो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब आप देखो जहां पर यहाँ पर क्या है, कम चुंबक है या नहीं है, और यहाँ पर क्या होगा, कम चुंबक है या नहीं है, यानी फ्लक्स कम है, यहाँ पे भी फ्लक्स कम है। जहां फ्लक्स कम होता है यानी वितरण समान न होने के कारण, फ्लक्स समान न होने के कारण एक पोल एस का हो गया, एक पोल एन पोल पर, एस और एन पोल के कुछ हिस्से पर क्या हो जाता है, चुंबक तो कम हो जाता है। डी मैग्नेटाइजिंग का मतलब यही हुआ, वी चुंबकीय यानी चुंबक खत्म हो गया। ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं वी चुंबकीय प्रभाव, वी चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, बहुत लंबे लंबे लेक्चर हो जाते हैं भैया। डी मैग्नेटाइजिंग यानी आर्मेचर फ्लक्स के कारण चुंबकत्व का कम होना, क्या कहलाता है, विचुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना, विचुंबकीय प्रभाव क्या कहलाता है, विचुंबकीय प्रभाव। और फ्लक्स के कारण चुंबकत्व का कम होना, या आप कह सकते हो आर्मेचर फ्लक्स के कारण मुख्य फ्लक्स का कम होना। देखो यहां पर हमने क्रॉस पढ़ा था, ये देखो क्रॉस ही तो है। ठीक है ना, और ये क्या है, यहाँ पे मुख्य फ्लक्स कम हो रहा है ना, मुख्य फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, तो प्रभाव फ्लक्स कम, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स कम। और फ्लक्स कम उत्पन्न होता है तो आपको पता ही है क्या कम उत्पन्न होगा, ईएमएफ, यानी जनरेटर के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न कम होगा, ईएमएफ क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो ये फ्लक्स कम तो ईएमएफ उत्पन्न कम। ठीक है ना, फ्लक्स कम ईएमएफ उत्पन्न कम, तो इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, जनरेटर पे ईएमएफ उत्पन्न कम होता है। ठीक है ना, इन दोनों को या आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने की क्रिया, आर्मेचर प्रतिक्रिया का निवारण, दोनों को इकट्ठा निवारण करते हैं। प्रतिक्रिया का निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए, अब बताओ जब, बस 5 मिनट का लेक्चर हो रह गया। एक तो इंटरपोल स्थापित करके, या आप कंपन सेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके, और एक दूसरा होता है इंटरपोल स्थापित करके, इंटरपोल स्थापित करके दोनों का निवारण किया जा सकता है। यानी इन दोनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपसे पूछ ले
भी इन दोनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, इंटरपोल स्थापित जो किए जाते हैं, मैं तो डायग्राम बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ होती है, तो पोल शू पे होती है, याद रखना किस पे होती है, पोल शू यानी ध्रुव नाल पे होती है। कहाँ पर होती है, ध्रुव नाल पर की जाती है। कहाँ की जाती है, ध्रुव नाल पे की जाती है, ठीक है ना। और मोटे तार कम टर्न की होती है, याद रखना, मोटे तार और कम टर्न की होती है। तीसरी बात, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, होती है, ठीक है। लेकिन आर्मेचर संयोजित तो होती है, आर्मेचर के पोलैरिटी के विपरीत होती है, पोलैरिटी विपरीत, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इसकी दिशा अलग होनी चाहिए, बताऊंगा सारी कुछ। यानी पोल शू पर स्थापित होती है, मोटा तार क्रम टर्न की लेते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्थापित होती है। कौन सी कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ होती है, ये पोल है, बोले जी हाँ जी पोल है, ये रहा पोल, पोल शू, पोल शू कौन सा है, ये वाला पोल शू है, इसको पोल शू बोलते हैं, आगे जो जूते जैसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर वाइंडिंग होगी, यहाँ पर मुख्य वाइंडिंग कहाँ की जाती है, यहाँ पर की जाती है, और यहाँ पर होगी ये वाइंडिंग, ठीक है ना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, यहाँ पे खांचे बने होंगे, इस वाइंडिंग को कहें कंपनसेटिंग, और ये किससे कनेक्ट होगी, आर्मेचर से कनेक्ट होगी, आर्मेचर के सीरीज में, लेकिन पोलरिटी जो होगी आर्मेचर से विपरीत दिशा में होगी। विपरीत का मतलब अगर आर्मेचर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, यानी करंट की दिशा, जो आर्मेचर के अंदर जो करंट की दिशा होगी उसकी उल्टी दिशा होगी कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, इसलिए पोलरिटी क्या करेंगे, उल्टी करेंगे, क्या करेंगे, उल्टी यानी विपरीत दिशा में कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा भी, आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, एक तो आर्मेचर में जो फ्लक्स पैदा हो रहा है, यानी आर्मेचर ये है, और इसके अंदर जो आर्मेचर के अंदर फ्लक्स पैदा हो रहा है, तो इसके अंदर मान लो फ्लक्स इस दिशा में है, और इसके अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर भी एक फ्लक्स पैदा होगा जो किस दिशा में, इस दिशा में, एक दूसरे के फ्लक्स को उल्टा काटेंगे, एक दूसरे के प्लस को आपस में काटेंगे, यानी सांप सांप को काटेगा, और ये क्या हो जाएंगे, आर्मेचर का फ्लक्स जो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी इसके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया को दूर किया जा सकता है, ठीक है ना। एक तो ये निवारण है। दूसरा, इंटरपोल स्थापित करके, यानी पोलों के मध्य छोटे छोटे पोल स्थापित किए जाते हैं, छोटे छोटे पोल स्थापित, पोल स्थापित करना क्या कहलाता है, इंटरपोल, क्या कहलाता है वहां पे, इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है, पोल के मध्य छोटे छोटे पोलों को ही क्या कहा जाता है, इंटरपोल कहा जाता है। उन पे क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, उन पे वाइंडिंग की जाती है। उसमें भी कौन सा तार लगा होता है, मोटा तार लगा होता है, कम टर्न का, एक जैसा ही काम करते हैं, ये महंगी सस्ती वाला चक्कर है, बस कम टर्न का होता है, ठीक है। और आर्मेचर के किसमें जुड़ी होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जुड़ी होती है, ये भी आर्मेचर के किसमें जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। और इसकी भी पोलरिटी क्या होती है, ऊपर वाला सेम है, पोलरिटी विपरीत होती है, पोलरिटी जो होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं इंटरपोल। जैसे ये हमारे पोल है, एक पोल ये सामान्य पोल आपका, एक ये पोल है, ये चार पोल लगा दिए मैंने, मान लो एक मशीन में क्या लगाई, चार पोल। तो यहाँ क्या क्या जाएगा, यहाँ पे एक छोटा पोल बनाया जाएगा, एक यहाँ पे छोटा पोल जिसको हम इंटरपोल कहते हैं, एक यहाँ पे छोटा पोल बनाया जाएगा, एक यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि इसके अंदर आर्मेचर में जो करंट फ्लक्स पैदा होगा और इनका फ्लक्स होगा वो उल्टी दिशा में होगा, जिसके कारण आर्मेचर का फ्लक्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके या इंटरपोल स्थापित करके हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे क्रॉस मैग्नेटाइज हो। देखो बताता हूं मैं आपको,
ये लो, नॉर्मल आरएनए, जीएनए, जीएनए, एमएनए। ये देखो पोल के अंदर इंटरपोल, ये क्या है, मुख्य पोल, ये क्या है, मुख्य पोल है, मेन पोल है। और यहाँ पर क्या स्थापित किया इसने, ये स्थापित क्या किया है, ये वाला इंटरपोल है, पोलों के बीच में पोल, इंटरपोल, इंटर का मतलब मध्य में पोल, पोलों के बीच में मध्य में पोल, इंटरपोल। ठीक है ना। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो आर्मेचर के अंदर जो आर्मेचर का फ्लक्स है और इसका फ्लक्स जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा आर्मेचर का फ्लक्स। ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखो इसके अंदर कंपलसेंटिंग वाइंडिंग की है, यहाँ पे देखो ये वाइंडिंग की हुई है, खांचे से लगे हैं, ये किया हुआ है, तो ये क्या होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। कंपनसेटिंग, देखो कंपनसेटिंग, ठीक है ना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, जो किसमें की जाती है, पोल शू के ऊपर की जाती है। और ये स्लो जो पोल शू पे की जाती है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय जो होगा इस प्रकार से, और ये क्या है, देखो उल्टा है, देखो जो आप देखो, ये देखो उल्टा है, ये डॉट, इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब होता है आउटवर्ड, बाहर की ओर, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की ओर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आउटवर्ड है, यानी इसके अंदर करंट की दिशा है, वो देखो इसमें तो क्या है, करंट की दिशा आप कहोगे जी इनवर्ड है, यानी करंट अंदर जा रहा है, और इसके अंदर करंट बाहर आ रहा है। ठीक है। तो इनवर्ड आउटवर्ड होगा, तो ये जो बनाएगा और उसी प्रकार ये बनाएगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को काट देंगे, काट के खत्म कर देंगे, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, कंपलसेंटिंग वाइंडिंग भी स्थापित की जाती है यहाँ पे। ठीक है। दोनों करके हम आर्मेचर रिएक्शन को दूर कर सकते हैं। हो जाएगा क्या, बहुत पढ़ा दिया यार, बहुत पढ़ा दिया ना। ठीक है। यही सिस्टम है, नॉर्मल ये है, रोटेशन के बाद ये है, ठीक है ना, ये है। और जहां पर कम है उसको हम क्या कहेंगे, जहां पर कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रभाव को यहाँ पे भी क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन है। ठीक है। और ये फ्लक्स जो है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ज्यादा है, ज्यादा जहां पर फ्लक्स होता है उसको लैगिंग टिप कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगिंग टिप कहते हैं। जहां पर कम है उसको लीडिंग टिप कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग टिप कहते हैं। ठीक है, लीडिंग लीडिंग, ये रोटेशन को दिखा रहा है। अब क्या बताएं आपको, ये जीएनए हो जाएगा यहाँ पे, और जब ये होगा तो यहाँ क्या होगा, एमएनए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी आपकी। आ गया होगा यार समझ में अब तो। ठीक है ना। अपना टेली व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस पे मैसेज कर देना, ठीक है ना। और टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय बलवंत सर, इस पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। जुड़ सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। फेसबुक पेज का अबाउट में लिंक है, वहाँ पे जाके फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो आप, कहीं पे भी जुड़ सकते हो आप। ठीक है। और तैयारी करते रहिए, जल्दी से जल्द आपको नौकरी मिले, भगवान करे। मैं दुआ करूँगा अभी जितने भी पढ़ने वाले हैं सारे के सारे एक बढ़िया सी प्यारी सी नौकरी लेके जाएं। ठीक है ना। 2023 आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे। अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट करें, ठीक है ना, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।